तो आज की इस डीप डाइव में हम सिकराया सर द्वारा तैयार किए गए राजस्थान के अपवाह तंत्र के नोट्स का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। राजस्थान के अपवाह तंत्र, अरब सागरीय नदियां। तो चलिए इस मास्टर क्लास की शुरुआत करते हैं जो पश्चिमी राजस्थान की जीवनदायिनी नदियों पर है। बिल्कुल। देखिए, नोट्स में जो पहला कॉन्सेप्ट बॉक्स है उसमें 3 बुनियादी परिभाषाएं स्पष्ट की गई हैं। सबसे पहले है नदी। धरातल पर प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाले जल को नदी कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है। और सहायक नदी क्या होती है? सहायक नदी मतलब छोटी प्राकृतिक जलधाराएं जो मुख्य जलधारा में अपना जल उड़ेलती हैं, और इन दोनों को मिलाकर बनता है अपवाह तंत्र। जैसा हमने शुरू में बताया, सतही जल मात्र 1.16% है और भूमिगत जल 1.72%। ये आंकड़े इतने डरावने क्यों हैं? मतलब इतना बड़ा राज्य और पानी इतना कम? देखिए, इसके पीछे भौगोलिक कारण है। अरावली का विस्तार और मरुस्थल की मौजूदगी। इसी सीमित जल को प्रबंधित करने के लिए राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र को 15 मुख्य बेसिन और 58 उप बेसिनों में बांटा गया है। 15 मुख्य बेसिन और 58 उप बेसिन, ठीक है। हाँ। और नोट्स के पाई चार्ट में इसका वर्गीकरण कैसे किया गया? पाई चार्ट के हिसाब से इस पूरे ड्रेनेज सिस्टम का 60% हिस्सा तो अंतः प्रवाह अपवाह तंत्र है। मतलब वो नदियां जो मरुस्थल की रेत में ही कहीं लुप्त हो जाती हैं। बिल्कुल सही, वो समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। इसके बाद 23% जल बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का हिस्सा है, और फिर आता है अरब सागरीय अपवाह तंत्र जो पूरे जल का 17% है। तो ये 17% वाला जो तंत्र है, इसके 4 प्रमुख स्तंभ है ना? लूनी, माही, पश्चिमी बनास और साबरमती। हाँ, और इनकी प्रकृति मुख्य रूप से मौसमी है। ये बारिश पर निर्भर करती हैं। ये नदियां अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी और दक्षिणी ढलानों से निकलती हैं। और अरावली यहाँ एक तरह से वाटर डिवाइड का काम कर रही है ना? एकदम सही। और ये नदियां गुजरात होते हुए अंततः अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, या तो कच्छ के रन में या फिर खंबात की खाड़ी में। क्या बात है। तो चलिए इस 17% तंत्र में सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी की, लूनी नदी, मरुस्थल की जीवन रेखा। इसकी भौगोलिक यात्रा काफी दिलचस्प है। कुल लंबाई 450 किलोमीटर है और राजस्थान में यह 330 किलोमीटर बहती है। हाँ, और इसका प्रवाह 7 जिलों में है। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालौर। 7 जिलों में। और इसका बेसिन विस्तार? बेसिन विस्तार इसका 13 जिलों में है, जिसमें सबसे ज्यादा विस्तार पाली में है, उसके बाद जालौर और फिर बाड़मेर में। अच्छा, पाली में सबसे ज्यादा। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसके उपनामों की लिस्ट तो काफी लंबी है नोट्स में। इसका उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ से होता है, और इसके उपनाम ही इसकी कहानी बयान करते हैं। देखिए, इसे सागरमती, सरस्वती, लवणवती, मारवाड़ की गंगा और साखरी भी कहा जाता है। अरे वाह। लूनी बेसिन, शब्दावली, संस्कृति एवं परिस्थिति। ऐसा क्यों है? मतलब उद्गम से लेकर बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है और इसके बाद खारा हो जाता है। अचानक कोई नदी अपना स्वाद कैसे बदल सकती है? इसके पीछे बालोतरा का एक भौगोलिक रहस्य है। देखिए, जब लूनी नदी बालोतरा तक पहुंचती है तो वहां का ढलान एकदम समतल हो जाता है। तो पानी तेज गति से नहीं बह पाता होगा? बिल्कुल। नदी की गति धीमी हो जाती है और पानी फैलने लगता है, जिससे वहां बाढ़ भी आती है। और पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में नमक के भंडार हैं। जब ये पानी समतल मरुस्थलीय मिट्टी पर ठहरता है तो केशिकत्व यानी कैपिलरी एक्शन के कारण अच्छा, जमीन के नीचे का नमक सतह पर आ जाता है। हाँ, और पानी में घुल जाता है। यही कारण है कि बालोतरा के बाद लूनी का पानी पूरी तरह खारा हो जाता है। ये एक अद्भुत मैकेनिज्म है। और अगर सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो लूनी बेसन में सेवज नाम की कोई चीज होती है, वो क्या है? सेवज दरअसल वो कृषि है जो अस्थायी झीलों के दलदली भाग में की जाती है। और संस्कृति की बात करें तो बालोतरा के तिलवाड़ा में लूनी नदी के किनारे ही राजस्थान का प्राचीनतम मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। क्या बात है। और इसका जलग्रहण क्षेत्र भी तो काफी बड़ा है ना? बहुत बड़ा, 69,302 वर्ग किलोमीटर। और इसकी क्षेत्रीय शब्दावली भी बहुत खास है। लूनी के प्रवाह क्षेत्र को गौड़वाड़ प्रदेश कहा जाता है,
जालौर में जब बाढ़ का पानी आता है तो उसे रेल या नाड़ा कहते हैं, और जालौर बाड़मेर के रण क्षेत्र को नेहड़ कहा जाता है। नेहड़। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजस्थान सरकार पर 40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये क्यों? ये इस बेसिन की सबसे बड़ी त्रासदी है। पाली, जसोल और बालोतरा में रंगाई छपाई यानी टेक्सटाइल के बहुत बड़े उद्योग हैं। इन कारखानों से निकलने वाला रसायनों से भरा विषैला पानी सीधे लूनी में छोड़ दिया जाता है, जिससे भारी प्रदूषण हो रहा है। ये तो बहुत दुखद है। पर्यावरण और विकास का ये टकराव हमेशा भारी पड़ता है। इस नदी पर जल प्रबंधन के लिए कौन से बांध बनाए गए हैं? देखिए, इसमें मुख्य रूप से 4 बड़े बांध हैं। पहला है जोधपुर में लूनी नदी पर बना जसवंत सागर, जिसे पिचियाक बांध भी कहते हैं। दूसरा पाली में जवाई नदी पर जवाई बांध है। और बांडी नदी पर भी कोई बांध है ना? हाँ, पाली में ही बांडी नदी पर हेमावास बांध है। और चौथा जालौर में सूकड़ी नदी पर बांकली बांध स्थित है। लेकिन लूनी के इस पूरे नेटवर्क में एक नाम है जोजड़ी नदी। नोट्स में इस पर बहुत जोर दिया गया है कि ये एक अपवाद है। इसका क्या कारण है? जोजड़ी सच में एक भौगोलिक अपवाद है। इसका उद्गम नागौर के पोंडलू गांव से होता है और ये जोधपुर के खेजड़ली खुर्द में जाके लूनी से मिलती है। इसके 2 अद्वितीय तथ्य हैं। कौन कौन से? पहला तो ये कि ये लूनी में दाईं ओर से यानी राइट साइड से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। बाकी सब बाईं ओर से मिलती हैं। और दूसरा ये कि ये अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती। बिल्कुल, ये एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानी इलाके से निकलती है, अरावली से नहीं। ये तो सच में परीक्षा के नजरिए से बहुत खास पॉइंट है। तो चलिए अब बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों की लिस्ट देख लेते हैं। नोट्स में एक बहुत अच्छी तालिका दी गई है। उत्तर से दक्षिण की ओर चलें तो पहली कौन सी है? पहली है लीलरी। ये ब्यावर के जौजा से निकलती है और पाली में जाके मिलती है। ठीक है। और इसके बाद है बांडी। ये पाली के फुलाद से निकलकर लाखर गांव में मिलती है। लेकिन इसमें विशेष तथ्य क्या है? बांडी का विशेष तथ्य वही प्रदूषण वाला है। ये राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। इसे रासायनिक नदी भी कहते हैं और एनजीटी ने इसके लिए अलग से 20 करोड़ का जुर्माना लगाया था। ओहो, मतलब 40 करोड़ लूनी के लिए और 20 करोड़ बांडी के लिए। ये तो हालत बहुत खराब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी है सूकड़ी। हाँ, सूकड़ी पाली के देसूरी से निकलती है और समद्री में संगम करती है। इसके किनारे मथाई नदी है जहाँ प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। बहुत खूब। चौथी है मीठड़ी, जो पाली से निकलकर बालोतरा के मंगला में मिलती है। और फिर आती है जवाई। जवाई बहुत महत्वपूर्ण है। यह पाली के गोरिया से निकलती है और जालोर के हेमागुड़ा में जाकर मिलती है। ये लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसी पर जवाई बांध है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर, क्या नाम है? इसके बाद छठी नदी है खारी, जो सिरोही के शेरगढ़ से निकलती है। यह सायला में संगम करती है। लेकिन विशेष बात यह है कि यह लूनी में सीधे नहीं बल्कि जवाई नदी में जाकर मिलती है। एकदम सही। और 7वीं है सागी, जो जालौर के जसवंतपुरा से निकलकर बाड़मेर के गांधव में मिल जाती है। और हाँ, तालिका के नीचे एक फुटनोट भी है कि गुइया नदी सोजत से निकलकर बांडी में मिलती है। तो ये पूरा लूनी का तंत्र था। खारे और प्रदूषित पानी से आगे बढ़कर अब हम दक्षिण राजस्थान की ओर चलते हैं। लूनी अगर मरुस्थल की जीवन रेखा है तो माही दक्षिण की स्वर्ण रेखा है। इसके उपनाम क्या क्या है? इसे वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा और आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में महंद झील से होता है। बिल्कुल। और फिर ये राजस्थान में बांसवाड़ा के खांदू गांव से प्रवेश करती है और अंततः गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में ये केवल 171 किलोमीटर बहती है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये नदी कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। इसके अलावा इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो उल्टे यू का आकार बनाता है। उल्टे यू का आकार मतलब ये दक्षिण से प्रवेश करती है और वापस दक्षिण की ओर ही मुड़कर निकल जाती है। हाँ, और इसीलिए ये भारत की एकमात्र नदी है जिसका प्रवेश भी दक्षिण से होता है और निकास भी दक्षिण में ही होता है। माही बेसिन, मैदान, द्वीप एवं त्रिवेणी संगम। इसे आदिवासियों की गंगा क्यों कहते हैं? इसका सांस्कृतिक केंद्र क्या है? इसका सांस्कृतिक केंद्र डूंगरपुर का बेनेश्वर धाम है।
यहाँ सोम, माही और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। जहां माघ पूर्णिमा को मेला भरता है ना? बिल्कुल। और इसी मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये बहुत ही भव्य होता है। और बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर क्यों कहा जाता है? और इसके मैदानों को क्या कहते हैं? प्रतापगढ़ में इसके मैदानी इलाके को कांठल का मैदान कहा जाता है और बांसवाड़ा में इसे छप्पन का मैदान कहते हैं। छप्पन का मैदान। माही नदी की जल विद्युत एवं बांध परियोजनाएं। यहाँ एक आंकड़ा है जो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। कौन सा आंकड़ा? बिजली वितरण वाला। देखिए, इस परियोजना में वित्तीय हिस्सेदारी राजस्थान की 45% है और गुजरात की 55%। हाँ, बिल्कुल। तो गुजरात पैसा ज्यादा दे रहा है, लेकिन कुल उत्पादन जो 140 मेगावाट बिजली का है, उसका 100% विद्युत केवल राजस्थान को प्राप्त होता है। देखिए, गुजरात को अपने मैदानी इलाकों के लिए पानी की ज्यादा जरूरत है, बिजली की नहीं। जबकि राजस्थान का जो बोरखेड़ा इलाका है, वहां की ऊंचाई पन बिजली बनाने के लिए एकदम सही है। तो मतलब गुजरात ने बांध बनाने का खर्च उठाया ताकि उसे सिंचाई का पानी मिल सके, और राजस्थान ने कहा कि जो बिजली बनेगी वो हम रख लेंगे। एकदम सही। और इसी समझौते के तहत बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में माही बजाज सागर बांध बना है, जो 3109 मीटर की लंबाई के साथ राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। क्या बात है। और इसके अलावा कागदी पिकअप बांध भी बांसवाड़ा में ही है। हाँ, और एक कड़ाना बांध है जो गुजरात के रामपुर में है। लेकिन नोट्स में एक खास नोट भी है कि कड़ाना वाटर बैंक डूंगरपुर में स्थित है। ये काफी बारीक डिटेल है जो याद रखनी चाहिए। माही की प्रमुख सहायक नदियां। पहली नदी कौन सी है? पहली है सोम नदी। ये बिछामेड़ा पहाड़ी से निकलती है। इसके किनारे वागड़ का वैभव कहा जाने वाला देव सोमनाथ मंदिर स्थित है और इसी पर सोम कमला अंबा बांध बना है। सोम कमला अंबा बांध। दूसरी है अनास नदी। ये मध्य प्रदेश के अंबोर गांव से निकलती है और गलियाकोट के बाद माही में संगम करती है। तीसरी महत्वपूर्ण नदी है जाखम नदी। ये भंवर माता पहाड़ी से निकलती है और सीता माता अभयारण्य से होकर गुजरती है। इसी पर जाखम बांध बना है जो 81 मीटर ऊंचा है और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। इसके बाद चौथी है एराव नदी, जो प्रतापगढ़ से निकलकर बांसवाड़ा के सिमलिया में माही से मिलती है। बिल्कुल। और कुछ अन्य नदियां भी हैं, जैसे चाप, मोरेन जो केवल डूंगरपुर में बहती है, और भादर। और इसमें एक बहुत ही विशेष तथ्य दिया है। ईरू नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो माही बजाज सागर बांध से पहले माही में मिलती है। बाकी सब बांध के बाद मिलती हैं। हाँ, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल पॉइंट है। तो हमने मरुस्थल का विशाल बेसन देखा और दक्षिण का स्वर्ण रेखा वाला बेसन देखा। अब उन नदियों की बात करते हैं जो पैदा तो राजस्थान में होती हैं, लेकिन गुजरात के लिए बेहद अहम है। पश्चिमी बनास नदी। इसकी भौगोलिक यात्रा कैसी है? पश्चिमी बनास का उद्गम सिरोही की नया सानवरा पहाड़ियों से होता है और इसका संगम गुजरात के कच्छ के रन में होता है। इसकी कुल लंबाई 266 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में ये सिर्फ 50 किलोमीटर बहती है। हाँ, और इसी पर सिरोही जिले में सूकड़ी सेलवाड़ा बांध परियोजना स्थित है। इसकी मुख्य सहायक नदी सीपू नदी है जो गुजरात में जाकर इससे मिलती है। और सबसे खास बात यह है कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू इसी नदी के किनारे बसा है। हाँ। और आगे जाकर गुजरात का डीसा शहर भी इसी के किनारे स्थित है। ये सच में अजीब है कि साबरमती की कुल लंबाई 416 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में यह मात्र 45 किलोमीटर बहती है। हाँ, और अंत में ये खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। इसका उद्गम राजस्थान में है, किंतु जल का मुख्य लाभ पूरा का पूरा गुजरात को प्राप्त होता है। इसके उद्गम का विज्ञान क्या है? मतलब ये निकलती कहाँ से है? ये उदयपुर की पदराना पहाड़ी से निकलती है। शुरुआत में वाकल और सई नाम की 2 धाराएं मिलती हैं, और जब ये फुलवारी की नाल अभयारण्य से गुजरती है तो 5 सरिताओं यानी स्ट्रीम्स में विभक्त हो जाती है। फुलवारी की नाल से निकलकर ये जब गुजरात के शहरी तंत्र में पहुंचती है तो इसका प्रभाव कैसा रहता है? पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत ही बुरी स्थिति में है। ये भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। इसके किनारे अहमदाबाद, जहां प्रसिद्ध अहमदाबाद रिवर फ्रंट है, साबरमती आश्रम और गांधीनगर जैसे बड़े शहर बसे हैं। तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं वाकल और सेई।
वाकल नदी उदयपुर के गोरा गांव से निकलती है। मानसी इसकी सहायक है, जिस पर गोराणा में मानसी वाकल बांध स्थित है। और सेई नदी? सेई नदी उदयपुर के पदराना गांव से निकलती है और गुजरात में जाकर साबरमती में मिल जाती है। अब बताइए इस देवास सुरंग के बारे में। ये क्या है और क्यों बनाई गई? देवास सुरंग सच में एक मास्टरपीस है। इसका मुख्य उद्देश्य था उदयपुर की झीलों में साबरमती का जल पहुंचाना। अच्छा, क्योंकि उदयपुर की झीलों में बारिश का पानी कम पड़ रहा था। बिल्कुल, और साबरमती का पानी वैसे भी बहकर गुजरात की तरफ जा रहा था, तो अरावली की पहाड़ियों को काटकर 11.6 किलोमीटर लंबी ये भूमिगत जल सुरंग बनाई गई। ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। मतलब गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके एक बेसिन का पानी दूसरे बेसिन में ट्रांसफर कर दिया है। ये तो कमाल है। और साबरमती की अन्य सहायक नदियां कौन सी हैं? कुछ अन्य नदियां हैं, जैसे हथमती, हरनाव, मेशवा, माझम, मधुमती, मोहर, मानसी और खारी। ठीक है, तो हमने इन चारों स्तंभों को गहराई से समझ लिया है। अब इन सबका एक त्वरित अवलोकन करते हैं ताकि चीजें हमारे सुनने वालों को याद रहें। तुलनात्मक सारणी। हाँ, एक रैपिड फायर रिव्यू कर लेते हैं इस तुलनात्मक सारणी से। तो मैं नदी का नाम और आंकड़े बोलता हूं, आप विशिष्टता बताइए। लूनी 495 कुल लंबाई, 330 राजस्थान में, संगम कच्छ का रन। विशेषता है कि इसका सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है। बालोतरा के बाद जल खारा हो जाता है और जोजड़ी एकमात्र दाईं सहायक नदी है जो अरावली से नहीं निकलती। बेहतरीन। माही 566 कुल लंबाई, 171 राजस्थान में, संगम खंबात की खाड़ी। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका प्रवाह उल्टे यू आकार का है और इससे बनने वाली 100% विद्युत राजस्थान को मिलती है। बहुत बढ़िया। पश्चिमी बनास 266 कुल 50 राजस्थान में, संगम कच्छ का रन। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि माउंट आबू और गुजरात का डीसा शहर इसके किनारे स्थित है। और अंतिम साबरमती 416 कुल सिर्फ 45 राजस्थान में, संगम खंबात की खाड़ी। इसका उद्गम राजस्थान में है। ये भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। अहमदाबाद रिवर फ्रंट इसी पर है और देवास सुरंग इसी के तंत्र का हिस्सा है। शानदार। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।